जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके नॉलेज में। हम आपके लिए लेकर आए हैं फाउंडेशन बैच जो बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है आपके लिए। कल की क्लास में हमने बात की थी पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ, इसकी क्लास की थी कल हमने। आज हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगती है। हम आपका सिलेबस बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे और बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो कल हमने बात की थी पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, जैसे कि ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है। ठोस से द्रव में बदलना गलनांक कहलाता है। इस क्रिया को गलनीकरण कहते हैं। और द्रव से ठोस में जाना, द्रव से ठोस में जाना कहलाता है हिमांक। इस क्रिया को कहते हैं हिमांककरण। और द्रव से गैस में बदलना, द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है, बाष्पन कहलाता है। इस पूरी क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। और गैस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गैस से द्रव में बदलना कहलाता है संघनन। और इस पूरी क्रिया को कहते हैं संघनीकरण। और ठोस से सीधे गैस में, ठोस से बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कि कपूर को जब हम जलाते हैं तो वह बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और ठोस से, यदि गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित होना, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं निक्षेपण। ये सभी अवस्थाएं थी। यहाँ से आपके आर्मी के एग्जाम में पक्के में एक क्वेश्चन आएगा। वह तापमान जिस पर ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती हैं उसे हम कहते हैं त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। बाष्पन और संघनन की क्रिया जब आपस में जुड़ती है तो उसे हम कहते हैं आसवन। बाष्पन और संघनन की क्रिया जब आपस में जुड़ती है उसे हम कहते हैं आसवन। आगे है अवस्थाओं का तुल्यात्मक अध्ययन। जैसे कि घनत्व, सबसे ज़्यादा घनत्व किनका होता है, तो सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, वो होता है ठोस का, फिर द्रव का, फिर गैस का। यानी कि ठोस के अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, फिर द्रव के होते हैं, फिर गैस के होते हैं। फिर आ जाए आणविक आकर्षण बल। तो सबसे अधिक आकर्षण बल किसके अणुओं के बीच लगता है, तो वो लगता है ठोस के अणुओं के बीच, क्योंकि ठोस के अणु होते हैं जो बहुत पास पास पाए जाते हैं। फिर हो जाएगा द्रव के, फिर गैस के। गैस के अणु होते हैं जो बहुत दूर दूर होते हैं। फिर बात करते हैं अंतराणविक स्थान। अंतराणविक स्थान की बात करें तो गैस के अणु होते हैं बहुत दूर दूर, इसलिए इसका अंतराणविक स्थान सबसे ज्यादा हो जाएगा गैस का, फिर द्रव का, फिर ठोस का। फिर प्रसार की बात करें, प्रसार और विसरण। विसरण किसे कहते हैं, तो विसरण जब कभी भी हम किसी कमरे में अगरबत्ती लगाते हैं तो उसकी सुगंध है वो पूरे कमरे में धीरे धीरे फैल जाती है। इसी क्रिया को कहते हैं हम विसरण। विसरण यानी कि जिसके अणुओं के बीच गति सबसे अधिक होगी उसमें विसरण की क्रिया सबसे तेजी से होगी। जैसे कि गैस के अणु होते हैं बहुत दूर दूर, तो वो बहुत तेजी से गति करते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा विसरण किसमें देखा जाएगा, गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। उसी प्रकार होता है प्रसार। प्रसार की भी क्रिया होती है गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। फिर गति की बात करें तो सबसे अधिक तेजी से गति किसके अणु गति करते हैं, तो वो करते हैं पहले गैस के, फिर द्रव के, फिर ठोस के। फिर बात करते हैं ऊष्मीय प्रभाव की।
ऊष्मीय प्रभाव होता है जो जब हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उसके अणु है वो अधिक तेजी से गति करते हैं, उसी को हम ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो जब हम गैस को गर्म करते हैं तो उसके अणु है वो बहुत तेजी से गति करते हैं, और द्रव के होते हैं वो थोड़े और कम धीरे करते हैं, और ठोस के अणु होते हैं वो बिल्कुल धीरे धीरे गति करते हैं। इसलिए ऊष्मीय प्रभाव सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, तो गैस का, फिर द्रव का, फिर ठोस का। इन सभी को हमने बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ लिया। अब बात करते हैं चौथी अवस्था। चौथी अवस्था होती है जो प्लाज्मा अवस्था होती है। जो प्लाज्मा अवस्था होती है जो बहुत गर्म अवस्था होती है, प्लाज्मा अवस्था होती है जो बहुत गर्म अवस्था होती है। जो सूर्य तारे हैं वे सभी प्लाज्मा अवस्था के कारण ही चमकते हैं। प्लाज्मा इनकी बहुत गर्म होता है, प्लाज्मा के कारण ही कौन सूर्य तारे हैं वो चमकते हैं। और जो प्लाज्मा अवस्था होती है वो फ्लोरोसेंट ट्यूब तथा न्यून बल्ब में भी उपस्थित होती है। कौन सी, प्लाज्मा अवस्था। इसकी पहचान किसने की थी, तो इसकी पहचान है ना वो 1879 में सर विलियम क्रोक्स ने की थी। इसका नामकरण किसने किया था, तो प्लाज्मा अवस्था का नामकरण इरविन लैगम्यूर ने किया था, और इसकी पहचान की थी सर विलियम क्रोक्स ने। इसकी प्लाज्मा अवस्था की, प्लाज्मा अवस्था जो यानी कि किसी नियॉन बल्ब में और फ्लोरोसेंट ट्यूब में भी अवस्थित होता है, और सूर्य तारे में भी प्लाज्मा अवस्था होती है। ब्रह्मांड का लगभग 96% हिस्सा है वो प्लाज्मा होता है। हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के नीचे भी प्लाज्मा अवस्था होता है। जो प्लाज्मा अवस्था होती है वो अति ऊर्जावान तथा उत्तेजित अवस्था होती है। कौन सी, प्लाज्मा अवस्था। तो प्लाज्मा अवस्था की नामकरण किसने किया था, वो किया था इरविन लैगम्यूर ने, और पहचान की थी सर विलियम क्रोक्स ने। पांचवी अवस्था, पांचवी अवस्था होती है वो होती है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट या बीईसी। यह पांचवी अवस्था होती है जो बहुत ही ठंडी अवस्था है। ये सबसे ठंडी अवस्था है, यानी कि परम ताप के निकट पाया जाता है, यानी कि बहुत ही ठंडी अवस्था है। कौन सी अवस्था, तो पांचवी अवस्था सबसे ठंडी अवस्था होती है। चौथी अवस्था होती है वो सबसे गर्म अवस्था होती है। सन 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस की यह गणना है, कौन सी, पांचवी अवस्था की। सन 1920 में इसकी गणना की थी किसने, सत्येंद्र नाथ बोस ने। लेकिन इसकी भविष्यवाणी किसने की थी, तो वो की थी आइंस्टीन साहब ने। इसकी भविष्यवाणी की थी आइंस्टीन साहब ने। सन 2001 में सन 2001 में तीन वैज्ञानिकों को कॉर्नेल कैटलरे बीमैन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसके, तो इनकी पांचवी अवस्था के कारण इनको दिया गया था। और जो छठी अवस्था है वो पदार्थ की छठी अवस्था फॉर्मियोनिक कंडेंसेट है, मानी गई है। जो छठी अवस्था मानी गई है वो मानी गई है फॉर्मियोनिक कंडेंसेट को मानी गई है। फिर बात करें पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन होते हैं दो प्रकार का, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो पहले बात की जाए भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि भौतिक परिवर्तन होता है जो अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि जब हम कभी अपने कागज को फाड़ देते हैं तो हम उसे दोबारा यानी कि जोड़ सकते हैं। यदि तो जो हो गई कौन सी, भौतिक परिवर्तन। और जब हम कभी कागज को जला देंगे तो उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। यानी कि रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जो दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए जो भौतिक परिवर्तन होता है एक अस्थायी परिवर्तन होता है, यानी कि कुछ समय के लिए परिवर्तित हो जाता है लेकिन बाद में हम इसे दोबारा से प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए जो अस्थायी परिवर्तन होता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता,
इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, केवल अवस्था एवं आकृति बदल जाती है। इसकी आकृति यानी कि अवस्था और आकृति बदल जाती है। और रासायनिक परिवर्तन होता है जो एक स्थायी परिवर्तन होता है, क्योंकि जब हम किसी कागज को जला देंगे तो उसे दोबारा कागज नहीं बना सकते, इसलिए जो स्थायी है तो वो स्थायी हो गया, स्थायी परिवर्तन है। इसमें हमेशा नए पदार्थ का निर्माण होता है, किसमें? रासायनिक परिवर्तन में, क्योंकि कागज से राख बन जाएगी, इसलिए इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे है पानी होता है उसका बर्फ बनना, पानी का बर्फ में बनना, और फिर बर्फ को जब हम तापमान देंगे तो उसे वापस पानी बना लेंगे। और मैगी वाष्प बनना, नमक का जल में घुलना, मोमबत्ती का पिघलना, रेत का पानी में घुलना, दूध का गर्म होना। दूध का गर्म होना जो है एक भौतिक परिवर्तन है, और कागज का फटना। उसके बाद बात करें रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, जैसे कि लकड़ी या मोमबत्ती का जलना। लकड़ी और मोमबत्ती को जलाएंगे तो वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना, और खट्टा है दूध का खट्टा हो जाना। खाना पकाना, खाना पकाना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना और कागज का जलना, ये सभी किसके उदाहरण हैं? वे सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। यहाँ से भी आर्मी के लिए बहुत मोस्ट ये दोनों परिवर्तन है। यहाँ से पक्के में एक का ये उदाहरण पक्के में पूछे जाएगा, पक्के में यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। फिर विशेष, इसे मिश्रण का बनना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मिश्रण का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि यौगिक का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। जब मिश्रण को बनाएंगे तो वो भौतिक परिवर्तन होता है, उसे हम दोबारा से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब यौगिक बन जाता है तो उसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं रसायन शास्त्र के आधार पर। तो रसायन शास्त्र के आधार पर होता है 3 प्रकार का। तो पहले पढ़ते हैं हम तत्व को। तत्व, तत्व होता है जो एक समान परमाणुओं से निर्मित होता है। कौन? तत्व। एक समान परमाणुओं से निर्मित होता है, उसे हम तत्व कहते हैं। तत्व की बात की जाए तो तत्व कुल 118 हैं, जो 92 हमें प्रकृति के द्वारा मिले हैं, और सभी तत्वों को बनाया गया है। तत्व होते हैं 3 प्रकार से होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो पहले बात करते हैं धातु या मेटल। जो होता है धातु सुचालक होता है, जिसमें धारा प्रवाहित होती है, उसे हम धातु कहते हैं। जैसे सुचालक होता है, जैसे उदाहरण के लिए लोहा है, कॉपर है, सोना है, चांदी है, एल्यूमीनियम है, जिनमें सभी में धारा प्रवाहित होती है। ये हो जाएगा धातु। अधातु किसे कहते हैं? नॉन मेटल, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, उसे हम अधातु कहते हैं या कुचालक कहते हैं। जैसे कि कार्बन है और गैस है, ये सभी क्या है? अधातु हैं। फिर बात करते हैं उपधातु यानी कि अर्धचालक, जिसमें धारा प्रवाहित तो होती है लेकिन बहुत सीमित मात्रा में प्रवाहित होती है, आंशिक रूप से प्रवाहित होती है, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम, ये सभी क्या है? उपधातु हैं या अर्धचालक हैं। फिर बात करते हैं कि पृथ्वी की जो पृथ्वी है यदि भूपर्पटी में तत्वों का क्रम है कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व है, सबसे ज्यादा पृथ्वी पर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? इसकी ट्रिक होती है OCl। ओ से आ जाएगा ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। फिर आ जाएगा OC से आ जाएगा सिलिकॉन, यहाँ से आ जाएगा एल्यूमिनियम, OCl अल्फेकोना। OCl अल्फेकोना यहाँ पे ट्रिक है। तो ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आ जाएगा आयरन, फिर आ जाएगा
कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम। तो सबसे अधिक क्या पाया जाता है पृथ्वी की भूप्रपटि पर? वो पाया जाता है ऑक्सीजन। केवल धातु तत्वों का क्रम की बात करें तो पृथ्वी पर सब में ज़्यादा धातु कौन सी पाई जाती है? तो वह पाई जाती है एल्यूमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम। अगर बात की जाए कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। अगर धातु की बात की जाए कि धातु तत्व कौन सा है तो वो हो जाएगा एल्यूमिनियम पृथ्वी की भूप्रपटि पर। कि प्रथम निर्मित तत्व, सबसे पहले निर्मित तत्व कौन सा है? तो वो पोलिनियम है। यदि सबसे पहले कौन सा तत्व बनाया गया तो वो क्या बनाया गया था? पोलिनियम। सबसे पहले निर्मित हुआ था पोलिनियम। मानव शरीर में तत्वों की बात की जाए तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व क्या कौन कौन से पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर पोटेशियम। सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर भी बात की जाए तो ऑक्सीजन, और मानव शरीर में तत्व की बात की जाए तो ऑक्सीजन। सर्वाधिक मात्रा में बात की जाए तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन। और वायुमंडल में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाया जाता है नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। और मानव शरीर में बात की जाए तो मानव शरीर में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। और पृथ्वी की भूप्रपटि पर बात की जाए तो उसमें भी ऑक्सीजन पाया जाता है। लेकिन पृथ्वी की भूप्रपटि पर धातु तत्व की बात की जाए तो वो आ जाएगा एल्यूमिनियम। फिर बात करते हैं यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है। यौगिक है ना, जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। इसका निश्चित सूत्र होता है। किसका? यौगिक है। यौगिक होता है, इसका एक निश्चित सूत्र भी होता है। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? तो यौगिक होते हैं दो प्रकार के। एक होता है कार्बनिक यौगिक, एक होता है अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन उपस्थित होता है उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं रहता उसे हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक की बात करें तो इसमें कार्बन पाया जाता है, जैसे कि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 है यानी कि मीथेन है, C2H5SH है यानी कि इथाइल मरकैप्टन है। जो इथाइल मरकैप्टन होता है, जो गैस सिलेंडर में गैस का रिसाव का पता लगाने के लिए यदि भरा जाता है, LPG गैस को गंधयुक्त बनाने के लिए, यानी कि हमारे घरों में जो सिलेंडर यूज होता है उसी में इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, ताकि जब कभी भी गैस सिलेंडर से रिसाव होता है तो हमारे को उसकी गंध आ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि गैस रिस रहा है। तो उसे क्या कहते हैं? इथाइल मरकैप्टन। और अकार्बनिक यौगिक की बात करें जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता, जैसे कि H2O जल है, SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, NO2 है, और N2O है। ये सभी कैसी हैं? अकार्बनिक यौगिक, इसमें कार्बन नहीं पाया जाता। एन N2O को लैंगुएल गैस कहते हैं, यानी कि हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। वैसे N2O को, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। यदि इसको सुंघाने से आदमी हंसने लगता है, बिल्कुल पागल टाइप सा हो जाता है, बिल्कुल हंसता ही रहता है। जैसे कि CO2 एक यौगिक है, इसका अनुपात की बात की जाए, इसमें तत्व के हैं CO2 में एक कार्बन है और ऑक्सीजन। तो इसमें तत्व की बात की जाए तो इसमें तत्व हैं दो। और परमाणु की बात की जाए तो इसमें कार्बन का परमाणु एक है और ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? दो हैं। तो इसमें परमाणु हो जाएंगे तीन, परमाणु की संख्या हो गई तीन। जैसे कि एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन के परमाणु है, तो इसमें परमाणु की संख्या हो गई तीन। परमाणु का अनुपात की बात करी जाए तो 2:3 हो जाएगा। अब बात की जाए मिश्रण। मिश्रण है ना, पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है।
पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है उसे हम कहते हैं मिश्रण। मिश्रण होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण की बात करें, वैसा मिश्रण जिसके अवयव दिखाई पड़ते हैं। यदि कि जब हम मिश्रण के विभिन्न अवयवों को मिलाते हैं तो वो मिलाने के बाद दिखाई देते हैं, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि रेत जल में घोल देंगे तो रेत के कण अवयव अलग दिखाई देंगे और जल अलग दिखाई देगा, ये हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। जैसे कि अरहर मसूर है, अरहर और मसूर को मिला देंगे तो भी वो अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे कि नमक है और जो चना है, अगर नमक और चना मिलाएंगे तो अलग अलग दिखाई देंगे। ये सभी ऐसे क्या हो जाएंगे, जो हो जाएंगे विषमांगी मिश्रण। जैसे चीनी और नमक को आपस में मिला दिया, घुलने पर नहीं, यदि कि नमक और चीनी सिंपल मिलाने से वो बन जाएगा विषमांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण की बात करें तो समांगी मिश्रण होता है इसके विभिन्न अवयव दिखाई नहीं देते यदि गुणधर्म वे बिल्कुल समान हो जाते हैं। जैसे कि चीनी और नमक था, यदि इसमें जल मिला देंगे तो वो बन जाएगा कौन सा, समांगी मिश्रण। यानी कि इन दोनों के कण फिर आपस में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए वो बन जाएगा समांगी मिश्रण। जिसके अवयव दिखाई नहीं देते वो होते हैं समांगी मिश्रण, जिसके अवयव दिखाई देते हैं वो होते हैं विषमांगी मिश्रण। जैसे चीनी नमक का बना शरबत। मिश्र धातु है जैसे कि लोहा और कार्बन बनाने से मिलता है स्टील। मिश्र धातु है, मिश्र धातु जो यानी कि समांगी मिश्रण है। मिश्र धातु भी कैसा है, समांगी मिश्रण है। जैसे कि लोहा होता है 90% और कार्बन होता है 1%, तब बनता है स्टील, तो वो होता है समांगी मिश्रण, क्योंकि उसमें दोनों के जो अवयव है वो दिखाई नहीं देते स्टील में, तो वो बन जाएगा समांगी मिश्रण। और जब दोनों के अवयव दिखाई देंगे तो वो हो जाता है विसमांगी मिश्रण। फिर बात करें हवा, गैसों का मिश्रण है। हवा है जो गैसों का मिश्रण है। गैसों का मिश्रण है जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी जो हो जाएगा समांगी मिश्रण। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पदार्थ वाला चैप्टर समाप्त किया है। कल से अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अगर आपको क्लास में कोई भी कमी महसूस हो रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम उस कमी को ज़रूर सुधारने का प्रयास करेंगे और आपके लिए इसी तरह का कंटेंट लेकर प्रतिदिन आते रहेंगे। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री बैच है, कहीं पर भी फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारे सिर्फ यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।